मैं अजय भाई, अब ये एक चीज पूछ लो, मेरे एक समीर आनंद जी मेरे एक दर्शक हैं, आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनके लिए अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक वाजिब सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी की पुण्यतिथि में नेहरू जी से जरूर पूछना चाहिए कि भाई मोदी जी को काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का कहना यह है कि नेहरू जी की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, बाकी तो इतना बढ़िया काम करते कि वो मतलब उसकी बात ही कहने का क्या था। लेकिन मैं जो एक बात अभी त्रिभुवन जी ने कही, राजस्थान का नाम ले लिया, ये डबल इंजन सरकार की, मैं सिर्फ इतना बता दूं, जैसलमेर में ट्रिपल इंजन है, ऊपर नीचे और नीचे नगर पालिका, सब बीजेपी का है। और वहां पे 300 गाय को जिस तरह से मरी हुई वो हुई हैं, और एक तरफ ये गौरक्षक जो अपने को बन के पूरे देश में आतंक मचाते रहते हैं। मैं सिर्फ इस टिप्पणी को इसलिए कर रहा हूं कि इस ट्रैप में अभी तक विपक्ष की पार्टियां नहीं फंस रही हैं। ये मुसलमान अपने आप कह रहा है कि भाई इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो, इनका इनका गौकशी बंद करो। लेकिन मेरा मूल प्रश्न आपसे अजय जी ये है कि राहुल गांधी ने अपने को ऑफ लेट, ऐसा मुझे लगता है कि असर्ट करना शुरू किया है, ही इज मोर डिसाइसिव, नंबर एक। और एक चीज की क्रेडिट उनको कभी नहीं मिलती है, 99 एमपीज को अपने साथ अभी तक होल्ड करके रखना। वो टीएमसी कंपेरेटिवली छोटी पार्टी है, कंपेरेटिवली मैं कह रहा हूं, मतलब कांग्रेस के मुकाबले। आज हुआ है, उनकी एक एमपी साहब अब चली गई थी शुभेंदु जी के उसमें, मतलब वो वहां पे वो टूटन फूटन शुरू हो गई है। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि ये भी एक कहीं ना कहीं गुण है कि वो रोक के तो अपने लोगों को रखे हुए हैं, जबकि पूरी तरह से बीजेपी लगी हुई है, ईडी सीबीआई, मतलब कौन कौन सी वो नहीं है जो उनको तोड़ने के चक्कर में लगी है। तो राहुल गांधी क्या ऑफलेट अपने को असर्ट कर रहे हैं और वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस देश में अब, इसके बजाय कि बीजेपी, और उनकी धुन पे अब मोदी जी और किसी को भी कहिए उनकी धुन पे नाच रहे हैं, अब राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं। अजय जी। देखिए, सबसे पहले बात शुरू करूं उसके पहले मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरणों में नमन वंदन करता हूं। और क्योंकि मेरी दृष्टिकोण में, यदि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं तो मेरे दृष्टिकोण में यदि कोई भगवान है, शिव है, क्योंकि मैं शिव को अपना आराध्य मानता हूं, तो मैं शिव की प्रतिमा हो और बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति, वो फोटो हो, तो मैं पहले पंडित नेहरू की फोटो को प्रणाम करके उसके बाद ही मैं शिव को प्रणाम करूंगा। तो बाबा विश्वनाथ के, चूंकि मैं बचपन से उनकी पूजा करता आया हूं, तो एक बात बिल्कुल ये साफ सी है कि नेहरू से बड़ा शिव नहीं था कोई। और मेरी नजर में मैं उन्हें भगवान मानता हूं, और जो आप भगवान से मांगने जाते हैं वो सब कुछ नेहरू ने दिया। जो भी कुछ आप मांगने जाते हैं मंदिर में, वो सब नेहरू ने दिया। नेहरू ने भारत बनाया। भारत नाम का कोई देश कभी नहीं होता था। भारत नाम के देश की रचना नेहरू ने की। संविधान में इंडिया और भारत शब्द जो है, पहले अंग्रेजों ने इंडिया जैसे किया था, या उसके पहले इंडिका से इंडिया शब्द आया था। तो वो भारत वर्ष जो देश है, भारत देश, वो नेहरू की देन है। तो पहली बात तो ये कि आधिकारिक तौर पे भारत देश उनका बनाया हुआ है, तो एक उसके लिए भी उनको नमन है। मैं जिस शहर में इत्तेफाक से रहता हूं, वो शहर उनका बनाया हुआ है। मैं यहाँ हवा लेता हूँ शुद्ध, पानी पीता हूँ शुद्ध, और तमाम सारी सुविधाएं उठाता हूँ क्योंकि नेहरू ने वो शहर बनाया था। मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, मैं जिस डिग्री कॉलेज से पढ़ा, वो डिग्री कॉलेज पंडित मोतीलाल नेहरू के मामा पंडित पृथ्वीनाथ जी का बनाया हुआ था, तो मैं उस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो इस तरह से मैं कई सारी इतिहास हैं, तो इसलिए मैं उनको अपने तो भगवान के तौर पे मानता हूं, और अपने परिवार के लिए भी कम से कम। चलिए, अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पे। जब राहुल गांधी की बात होती है तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के अतिरिक्त, मैं 2014 के पहले की बात नहीं करता हूं, 2014 के बाद की बात करता हूं। हालांकि मेरे पास एविडेंस है, सबसे पहला किसी अखबार में यदि किसी ने इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का जब सत्ता में थे, तो 2008 में मैंने किया था, 22 सितंबर 2008 को। और तब उन्होंने चंडीगढ़ से ही शुरू किया था यूथ का प्रोजेक्ट,
यही चंडीगढ़ में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहला यूथ का, तब वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो वो मैंने किया था, और उस दिन जो शब्द उन्होंने कहे थे, मैं इसलिए उनको करता हूं कि 2008 में वो शब्द सत्ता में रहते हुए जो उन्होंने कहे थे, आज सत्ता से बाहर जब हम बात करते हैं 2026 में, तब भी वो शख्स अपने शब्दों पर कायम है। वही सारी बातें हैं जो उसने तब कही थी, आज भी वही कह रहा है। तो यानी लोगों तक वो मैसेज ना वो तब पहुंचा पाए थे, अब कहो पहुंचने लगा है 2022 के बाद थोड़ा थोड़ा, नहीं तो शायद वो मैसेज नहीं पहुंचता था। सोच उनकी सदैव से वही थी। अब 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को संभाला है, क्योंकि कांग्रेस के जितने वो स्वार्थी, जो लाभ उठाने वाले भ्रष्ट लोग थे, वो भाग भाग करके उसके बाद में बीजेपी में चले गए। उनकी वॉशिंग मशीन में धुल धुल के वही कोई कहीं का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का कोई और मंत्री है, कोई कुछ है। उत्तराखंड में तो मैं देख रहा था, वहां के मंत्रिमंडल में जो वो जिन्हें भ्रष्ट कहा करते थे, वो कांग्रेसी 70% है। यानी 70% उन्हीं भ्रष्ट लोगों के बदौलत वहां की सरकार टिकी हुई। और यही स्थिति कमोबेश महाराष्ट्र से लेके सब जगह दिखाई देती है। असम में जो सर्वाधिक भ्रष्ट भाजपा कहती थी, वही मुख्यमंत्री है बीजेपी का, आज जो कांग्रेस में उस समय था। तो अब आप समझिए, सब जगह के छांट छांट के भ्रष्ट लोग ला ला करके और उन्हें रख दिया गया। तो सीधी सी बात है, बीना जी बैठे हैं बिहार में, उनके यहां सम्राट चौधरी, आज जो है उनके कर्म कुकर्म सबके बारे में बीजेपी क्या कहा करती थी, आज आप देख लीजिए, वो बैठे हुए हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो साहब ये उदाहरण है कि ये है। लेकिन राहुल गांधी क्या किसी भ्रष्ट को लेके आए हैं क्या? नहीं लेके आए। उन्होंने समझौता नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ कहा, जिसको जाना है चला जाए। मेरा काम, उन्होंने खुद कहा, मेरा काम बीजेपी आसान कर दे रही है, अच्छा है कर रही है, वो ले जा रही है, उनको और जल्दी ले जाए, क्योंकि हमारे यहां निकालने की परंपरा नहीं है और वो जा नहीं रहे हैं, तो जाएं जितनी जल्दी। तो बहुत सारे लोग चले गए। मुझे लगता है बहुतायत में सफाई हो चुकी है, और जो नई कांग्रेस है वो राहुल गांधी की, और वो 24 घंटे लड़ रही है। आनंद जी, सबसे बड़ी चीज है 24 घंटे। देश में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं है जो देश की जनता के लिए लड़ रही हो। छात्रों के मसले चल रहे हैं इस समय, एनएसयूआई लाठी खा रही, भयंकर 48 डिग्री के टेम्परेचर में राजस्थान में, पूरा राजस्थान वो जाम कर देती है। वो झांसी की बात कर लीजिए, गर्म पिघलता हुआ, बांदा की बात कर लीजिए जो भारत में सबसे ज्यादा गर्म, वहां पर भी वो 100 एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यूथ के कार्यकर्ता लड़ रहे थे। मेरे फादर उस दिन इत्तेफाक से गए हुए थे बांदा, तो बता रहे थे कि अरे कचहरी में उधर जाम लगा रहा, क्योंकि कांग्रेस के वो सब लड़के थे, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप बताइए, ये अखबारों में, चैनलों में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, उस उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कहते हैं कांग्रेस मर गई, लेकिन उसी प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा स्टेक रखने वाली समाजवादी पार्टी कहीं सड़क पे दिखाई दी है क्या? मुझे कोई भी बता दे, एक भी बता दे। अखिलेश यादव अपने विक्रमादित्य मार्ग के घर से हजरतगंज में अंबेडकर की प्रतिमा के पास, या गांधी प्रतिमा के पास, या विधानसभा, टोटल दूरी कितनी है? 800 मीटर। 800 मीटर दूरी तय करके क्या प्रोटेस्ट करने एक भी आए हैं जब से सत्ता से गए? एक घटना दिखा दीजिए 2017 से लेके अब तक। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, जब राहुल गांधी बता रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, ये मोडस ऑपरेंडी है सब कुछ, तो कोई हंसी उड़ा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और बाद में उसी दर्द से कराहते हुए ममता बनर्जी रो रही थी। उस समय नहीं दिखाई दे रहा था राहुल गांधी जब कह रहे थे, तब सबको लग रहा था अरे हमारी कुर्सी बची है, वो क्या करना है, बने रहने दो जो होता है। तो यह स्थिति है कि बस हमें अपनी कुर्सी रहे, देश जाए भाड़ में, कैसे भी हो हमें मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं?
हमें नहीं चाहिए सत्ता, हमें जनता के लिए लड़ना है। आप सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए लड़िए। और आज यह स्थिति है। उन्होंने देखा जो तमाम सारे कांग्रेस के तथाकथित बड़े लीडर्स जो कहते थे, बैठे हैं, किसी को एसी चाहिए, किसी को पंखा चाहिए, किसी को कूलर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने भेज दिया यूथ कांग्रेस को उड़ीसा में। आज यूथ कांग्रेस लड़ रही है वहां पर, वहां की कांग्रेस के जो लोग हैं उनको साथ लेके लड़ रही है। अब आप एक चीज सोचिए कि यह इस बात का संदेश है कि राहुल गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी कर दी है जो लड़ना जानती है। और एक घटना, आनंद जी, आप और हम दोनों उसके गवाह हैं। एक शब्द कही थी जो राहुल जी ने, कि कुछ बीते सालों में कांग्रेस कंप्रोमाइज कांग्रेस बन गई थी। यह कांग्रेस का चरित्र नहीं है। कांग्रेस का चरित्र लड़ना है और यही उसका इतिहास है। इसलिए हमें अब लड़ने वाली कांग्रेस बनानी है और उसके लिए हम कर रहे हैं। आपने ही उसकी बात उठाई थी और शायद उस पर उनका यह जवाब था। तो मैं इस बात पे कह रहा हूं, तो राहुल गांधी ने अब वो कांग्रेस तैयार कर दी है, तुम आओ ना आओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए या ना आए, एक ब्रजेंद्र सिंह पैदल निकल पड़ता है, 3,000 किलोमीटर नाप देता है। और जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो मजबूरन सबको आना पड़ जाता है। ये राहुल गांधी है। वो कह रहे हैं कि हमें वो एक आदमी चाहिए, जैसे उन्होंने यूपी में कहा था, हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें 150 लोग सिर्फ चाहिए, वो जो पूरी तरीके से मरने मिटने को तैयार, जनता के लिए, देश के लिए। तो सच्चाई यह है कि राहुल गांधी वह कांग्रेस बना रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज देश के कोने कोने में, चाहे वहां 10 कांग्रेसी ही हो, 10 कांग्रेसी प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। आप किसी का भी चेक कर लीजिए, अखबार जगह नहीं देते हैं। आप एक बात बताइए, इतना ज्ञानेश कुमार के लिए बोला गया, किसी भी और पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के घर का घेराव किया? नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस ने किया, आगरा में उनके घर को घेर लिया। कितना कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, लेकिन घेर लिया। आज हर जगह लड़ रही, क्यों? क्योंकि बाकी जगह, अब मैं किसी को ये नहीं कहूंगा व्यक्ति विशेष को लेके, बाकी जगह आज भी वही लोग हैं, सुविधा मिल जाए, वो मिल जाए, हमें बचे रहे, हमने जो अवैध कमाया है वो हमारा बचा रहे। भैया हमें इतने तक बोलना है, इससे आगे हम नहीं बोले। लेकिन राहुल गांधी ने उन सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, और राहुल गांधी से लेके यूथ कांग्रेस की लोगों ने बुराई की जब राहुल गांधी ने एआई समिट के दौरान अपनी यूथ कांग्रेस को कहा लड़ो जाके, और उस यूथ कांग्रेस ने वहां घुसकर जो प्रोटेस्ट किया, मैं उसका समर्थक हूं। मेरा मानना है ये करना चाहिए था, और वो आज मैसेज गया, उसका नतीजा है कि आज दुनिया के सामने है कि भारत एआई में फेल है। नहीं तो जी नरेंद्र मोदी ड्रामे करके बता रहे थे। तो ये राहुल गांधी हैं और वो डट के खड़े होते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। तो जी ये राहुल जी गांधी की खूबी है। तो मैं समझता हूं कि बेहद सही दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें अब कायरों की जरूरत नहीं है, जो लड़ जी सके। तो एक हरिवंश राय बच्चन ने एक जो अपनी मधुशाला में कहा है कि आनंद जिसे दर्द में आए, वो मैं पूरी कविता को एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूं, जिसको दर्द आनंद में आए या कुछ ऐसे करके है, पीड़ा में आनंद जिसे आए वो आए मेरी मधुशाला। तो वही स्थिति है कि जिसको पीड़ा में आनंद आए वो राहुल गांधी के साथ आए, नहीं तो वो चाहे सपा चला जाए, बसपा चला जाए, कहीं भी चला जाए। अंबार रिजवी ने जिंदगी भर कांग्रेस का खाया और फिर कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब उन्हें प्यारे लगते हैं। जी।